हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर आंचल एंड आई वेलकम यू ऑल। बहुत स्वागत है आपका लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मौसम कैसा है, और मौसम का हाल जानने के लिए अपनी खिड़की से बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, whether it's raining or sunny, it is always study time for you. CLAT is approaching really fast at warp speed towards us, and I hope that you are investing a major portion of your time towards studying and preparing for the most major exam of your life. Now today we are going to talk about the Citizenship Act 1955, the basic provisions. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा बिकॉज इंटरेस्टिंग भी है एंड ऑफ कोर्स क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में इससे पैसेज आ सकता है, बिकॉज इट इन्वोक्स टू मेजर लेजिस्लेशंस, टू मेजर स्टैट्यूट्स. द वेरी फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड इज द एक्ट इटसेल्फ. यानी सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज कवर्ड अंडर two major parts. First is constitution and the second is the act itself. दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार वो समझते हैं, बट बिफोर वी डाइव इनटू द टॉपिक इटसेल्फ, लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सिटीजनशिप. Citizenship is the most privileged form of any sort of relationship between the state and the citizen. It defines the rights of a citizen. Otherwise, what are you? अगर आप उस स्टेट के सिटीजन नहीं हैं, who are you? What are you? You are just an alien. तो ये मोस्ट प्रिविलेज्ड रिलेशनशिप रहता है आपका स्टेट के साथ, which guarantees all kinds of rights, which opens the doors of all kinds of rights for you. Without much further ado, let's just dive into the topic. डेफिनेशन क्या रहती है एक लेमैन लैंग्वेज में या लिटरल सेंस में अगर देखा जाए, सिटीजनशिप का मतलब क्या है? इट सिग्निफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट. अब स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है. स्टेट मीन्स द होल एंटिटी, द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. Like any other modern state, India has two kinds of people, citizens and aliens. If you are not a citizen, you are an alien in that particular state. Citizens are full members of the Indian state and owe allegiance to it. They enjoy all civil and political rights. This is really important. Civil and political rights. सिविल एंड पॉलिटिकल अधिकारों के जो द्वार है आपके लिए खुल जाते हैं once you start enjoying this most privileged relationship between a citizen and the state. It's an idea of exclusion as it excludes non-citizens. यानी एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल पे ये डेफिनेशन हमने बनाई है कि आप या तो सिटीजन हैं या नहीं हैं. If you are a citizen, you are guaranteed all these rights. Otherwise, you are just an alien. There are two well-known principles for the grant of citizenship. Citizenship किस तरीके से provide की जाती है to anyone in entirety. दो principles हैं. The very first is jus soli and the next is jus sanguinis. दोनों में डिफरेंस क्या है? हम किस आधार पर डिफाइन करते हैं कि कौन सिटीजन होगा एंड कौन सिटीजन नहीं होगा? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वी टेक इनटू अकाउंट व्हाइल ग्रांटिंग सिटीजनशिप? जस्ट सॉली का क्या मतलब है? इट कॉन्फर्स सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ. आप जिस स्टेट में पैदा हुए, आप वहां के सिटीजन हैं. दैट्स इट. दैट्स व्हाट जस्ट सॉली इज ऑल अबाउट. From the time of Motilal Nehru Committee, the Indian leadership was in favor of the enlightened concept of jus soli. बहुत पहले से ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, दे न्यू दिस कि जो इंडिया में पैदा होगा वो इंडियन है, उसको सिटीजनशिप गारंटीड है, उसको सिटीजनशिप दे दी जाए. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? इट गिव्स रिकॉग्निशन टू ब्लड टाइज. ब्लड टाइज यानी
I'm not born here. लेकिन if my grandparent is born here, if my parent is born here, by virtue of being of the same blood, I should be guaranteed the same citizenship. जो मोतीलाल नेहरू कमेटी है वो इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थी. They were like कि नहीं, if you are born in India, only then you will be guaranteed Indian citizenship. ये तो थी बेसिक जानकारी कि सिटीजनशिप हम डिफाइन कैसे देते करते हैं, कॉन्फर कैसे करते हैं और दोनों प्रिंसिपल्स में डिफरेंस क्या है. Now if we talk about citizenship in India, it's governed by articles 5 to 11 of part 2 of the Indian Constitution. यानी सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है that is well ingrained in the Constitution itself. The Citizenship Act is the legislation. ये जो act है, this is a different legislation, different statute dealing with citizenship. अब amendments कौन कौन सी हुई हैं? This has been amended time and again. Most recent amendment कौन सी है? Most recent Citizenship Amendment Act कौन सा है? वो आप मुझे बताएंगे comments में. So far 1986, 92, 2003, 2005 यानी काफी सारी अमेंडमेंट्स जो हैं इस स्टैट्यूट में, इस लेजिस्लेशन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सिटीजनशिप एक्ट 1955 डिफरेंट है फ्रॉम ऑल द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 5 to 11 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दोबारा समझिए, citizenship in India is governed by two acts, two statutes. The first is Constitution of India and the second is Citizenship Act of 1955. अब आपको पैसेज में कहां से आते हैं प्रोविजंस, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. पहले हम दोनों ही तरह के प्रोविजंस पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल भी एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955 के भी. एग्जाम में अगर पैसेज आता है, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने हैं हमने. प्रोविजंस अगर आप उनका टाइटल देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बहुत ही ध्यान से पैसेज पढ़िएगा कि वहां पे आपको एक्ट से पूछा गया है या कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जा रहा है पैसेज. यू शुड नो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू. अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाएगा, इट विल बी गवर्न्ड ओनली अंडर आर्टिकल 5 to 11 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और एक्ट में जहां बात होगी, दे विल टॉक अबाउट द प्रोविजंस इन टर्म्स ऑफ सेक्शंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम ये याद रखेंगे. अगर सेक्शंस में बात होती है, योर माइंड शुड डायरेक्टली गो टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, आपका दिमाग जो है ऑलरेडी रेफर करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को. दोनों ही अलग हैं, दोनों में ही कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा. Nationality in India mostly follows the jus sanguinis, यानी citizenship by right of blood and not just soli, that is citizenship by right of birth within the territory. दोनों ही तरह की citizenship जो है इंडियन टेरिटरी में guaranteed है. यानी if you are born here, if you are born on the soil of India, just soli को आप just soil इस तरीके से याद रख सकते हैं. If you're born on the soil of India, you are a citizen of our country. लेकिन ये प्रिंसिपल जस्ट सैंग्विनी हमने रिजेक्ट नहीं किया है. If my parent, if my grandparent, if my great grandparent was born in India, by virtue of being their blood relation, I will be the citizen of this country as well. दोनों ही तरह के प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं. दोनों ही तरह के प्रिंसिपल्स आर वेल इनग्रेन्ड, वेल एनश्राइंड in the Constitution of India as well as the Citizenship Act of 1955.
सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, यानी हम आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट इज आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। This article talks about citizenship for people at the commencement of constitution. अब आर्टिकल के टाइटल से ही it is very well understood commencement of the constitution कहाँ गया, कहाँ शुरू हुआ है, that is 26 जनवरी 1950। आर्टिकल 5 कहता है कि इस डेट से ही सिटीजनशिप के लिए हम किस तरीके से ध्यान रखेंगे। Under this, citizenship is conferred upon those persons who have their domicile in Indian territory. Domicile यानी इस डेट को जिन लोगों का घर, domicile यानी जो इंडिया में ही रहते थे। अब देखो हुआ क्या, 1947 में पार्टीशन हो गया। A lot of people migrated to Pakistan. A lot of people migrated from Pakistan to India. अब हुआ क्या, यहां से जो लोग पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए, एक बार उनको लगा कि नहीं, अपने को नहीं जमेगा, वी वांट टू गो बैक टू द प्लेस दैट वी हैव कम फ्रॉम, वी हैव लेफ्ट एवरीथिंग, आवर बिलोंगिंग्स, आवर रिलेटिव्स, आवर इवन फैमिलीज, हमारा घर, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद तो वहीं रह गई, हमें फिर वापस जाना है। वहां जाकर लगा कि नहीं, यहाँ पे हमारे रिलीजन के लोग नहीं है, हमारे कम्युनिटी के लोग नहीं है, ये तो सारी सिचुएशन चेंज हो गई, हमारी सोसाइटी चेंज हो गई, फिर ऐसा करते हैं सारा सामान उठा के फिर वहां चलते हैं। सो अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, अ लॉट ऑफ केओस वाज प्रिवेलिंग, एंड इस दौरान बहुत सारे लोग दे वर माइग्रेटिंग टू एंड फ्रॉम बोथ द कंट्रीज, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया बहुत ज्यादा चल रहा था। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन कुछ डेट्स जो हैं वो फिक्स कर दी गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को ये कंफ्यूजन, ये क्यों समझ में आ रहा था, तो उन्होंने कुछ डेट्स जो हैं फिक्स कर दी कि इस डेट को जो व्यक्ति यहाँ पे है वो यहाँ का है, इस डेट के बाद जो यहाँ से चला गया है वो जा चुका है। तो सिटीजनशिप डिसाइड करने में इनिशियली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी रीड अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इवन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, दोज डेट्स आर इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 5 की जब हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950, इस डेट को पीपल हु हैव डोमिसाइल इन इंडियन टेरिटरी, यानी इस डेट को जिन लोगों का घर परिवार और दे देमसेल्व्स आर इन द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, they have been guaranteed the citizenship of our country. Who was born in Indian territory when, on this particular date, on or after this particular date, born in Indian territory, whose either parent was born in Indian territory, यानी अगर पेरेंट यहाँ पे है ऑन और आफ्टर दिस डेट, तो ऑफ कोर्स एज्यूम किया जा सकता है कि बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन और ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सच पीपल आर आल्सो गोइंग टू बी इन द इंडियन टेरिटरी इटसेल्फ। अब देखिए जो बर्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है, बर्थ वाला कॉन्सेप्ट यानी जस्ट सॉली प्रिंसिपल, वही यहाँ पे इम्बाइब किया गया है। Who has ordinarily been a resident of India for not less than 5 years. लेकिन 5 years from which date? 5 years immediately preceding the commencement of the constitution. यानी इसी डेट से at least 5 साल पहले तक that person was in the territory of India. यानी उसकी इंटेंशन क्लियर है, अगर वो 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से यही है, तो ये एज्यूम किया जा सकता है कि उस व्यक्ति की मानसिक इंटेंशन ऐसी है कि वो आगे भी यहीं रहने के लिए कंटिन्यू करेगा। Why would he want to move? Everything that he has, everything that he owns, everything that the person is will continue to do so for the years to come by. तो ऐसे व्यक्ति को भी सिटीजनशिप जो है गारंटी करता है क्या? आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर।
Now remember, you have to take care of these dates very well. Next is Article 6, citizenship of certain persons who have migrated from Pakistan. Now I already explained to you what was happening during that period, what sort of chaos, what sort of confusion was prevailing. तो आर्टिकल 6 बात करता है उन लोगों की सिटीजनशिप के लिए जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं इंडिया में. Any person who has migrated from Pakistan shall be a citizen of India at the time of commencement of the Constitution. अब जहां पे ये बात आ गई at the time of the commencement of the Constitution, यानी डेट कौन सी रहेगी हमारी? Again 26 जनवरी 1950. If, अब if के आगे हमने conditions mention की है. He or either of his parents or any of his grandparents was born in India as given in the Government of India Act of 1935. एक और important statute जो हमने यहाँ पे डाल दिया, यानी इस डेट को या तो वो खुद या पेरेंट्स या ग्रैंडपेरेंट्स जो हैं इंडिया में they were born. In case such a person has migrated before July 19th, 1948 and has been ordinarily resident in India since his migration, यानी उसकी migration कब हुई है? Before this date, और उसके बाद वो इंडिया में ही reside कर रहा है, यानी इस डेट से लेकर इस डेट तक वो व्यक्ति इंडिया में ही था, माइग्रेट नहीं किया है, यहीं पे रह रहा है. ये एज्यूम किया जा सकता है सेफली कि वो आगे भी कंटिन्यू करेगा, कि वो इंडिया में ही रहना चाहता है. ऐसे व्यक्ति को भी हम सिटीजनशिप जो है कॉन्फर कर देते हैं. इन केस सच अ पर्सन हैज माइग्रेटेड आफ्टर जुलाई 19th, ये डेट के बाद अगर माइग्रेशन हुई है एंड ही हैज बीन रजिस्टर्ड. अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन हो रखी है एज एन इंडियन बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम, यानी अगर इस डेट के बाद उसने माइग्रेट किया है और माइग्रेट करने के बाद उसने अप्लाई किया है, एप्लीकेशन दी है और उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है एज एन इंडियन सिटीजन, provided that no person shall be so registered unless he has been resident in India for at least 6 months immediately preceding the date of his application. यानी एटलीस्ट तुम 6 महीने तो यहाँ पे रहकर बताओ, हमें भी तो ये विश्वास आए कि हाँ तुम दोबारा से पाकिस्तान माइग्रेट नहीं करोगे. तो ऐसे व्यक्ति को भी हम सिटीजनशिप जो है कॉन्फर कर देंगे. Article 6 talks about people who have migrated from Pakistan. यहाँ पे कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है? 19 जुलाई 1948. तो आर्टिकल 6 के लिए हम ये डेट जो है याद करेंगे. आर्टिकल 7 क्या कहता है? सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान. वो लोग जो पाकिस्तान गए लेकिन फिर वापस आ गए. This article deals with the rights of people who had migrated to Pakistan after. अब यहाँ पे क्या डेट इंपॉर्टेंट है? मार्च 1, 1947. इस डेट के बाद उन्होंने माइग्रेट किया कहाँ? पाकिस्तान. लेकिन फिर क्या हुआ? They realized they belong to India. तो वो लोग वापस आ गए और उसके बाद उनको सिटीजनशिप हम दे सकते हैं. लेकिन अगेन दे हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस. व्हाट प्रोसेस? अप्लाई करो, पहले 6 महीने इंडिया में रहो, फिर अप्लाई करो, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, देन वी कैन कॉन्फर द सिटीजनशिप. 8 talks about citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India. Persons of Indian origin बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार हम करंट अफेयर्स में ये टर्म रीड करते हैं, PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन.
आप देखिएगा यूएस में जब इलेक्शंस होंगे, यूके में जब इलेक्शंस होंगे, कनाडा में जब इलेक्शंस होते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल उनके नाम के आगे पीआईओ न्यूज में मेंशन होता है, यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है, यानी है तो वो इंडिया के, लेकिन दे हैव मूव्ड आउटसाइड। This article deals with the rights of people of Indian origin residing outside India for purposes of employment, marriage, education. इन 3 वजहों से वो लोग इंडिया से बाहर फॉरेन चले गए हैं, पढ़ने के लिए, शादी के लिए या फिर अपनी जॉब के लिए, लेकिन हैं वो कहाँ के, इंडिया के ही हैं। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनका ओरिजिन यानी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन है। Article 9 talks about people voluntarily acquiring citizenship of a foreign country will not be citizens of India. Voluntarily अगर आपने किसी और देश की citizenship acquire कर ली, इंडिया में we do not have the concept of dual citizenship. US में they have the concept of dual citizenship, यानी a person will be American, लेकिन वो जिस स्टेट को बिलोंग करता है, how many states are there in the US? Again आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अगर suppose somebody is from Texas, so that person will have 2 citizenship. One is he'll be a Texan citizen and second he'll be an American citizen. जर्सी से है, न्यू जर्सी से है, तो of course he'll be from New Jersey as well, that is first citizenship. Second citizenship उनकी American होगी। इंडिया में we do not have dual citizenship, not at all. यानी if I belong to Rajasthan, I'll be an Indian. If I belong to Punjab, I'll be an Indian. We do not promote dual citizenship. ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैंने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप वॉलंटरली एक्वायर कर ली, आई मूव टू कनाडा फॉर स्टडिंग, वहां पे पढ़ाई हो गई, तब तक आई एम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। Then suppose I got married to a Canadian there and I have settled there. By virtue of that marriage, suppose I voluntarily acquire Canadian citizenship. तो मेरी Indian citizenship will cease to exist. I will not be an Indian anymore. ये दूसरा कॉन्सेप्ट है ड्यूअल सिटीजनशिप का। कहाँ पे बताते हैं? आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 टेल्स अस कि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। Article 10, any person who is considered a citizen of India under any of the provisions of this part shall continue to be citizen and will also be subject to any law made by the parliament. यानी अगर आप इन आर्टिकल्स के अंडर कहीं पे भी आपको अगर सिटीजनशिप कॉन्फर हुई है तो आप भारतीय नागरिक हैं, आप भारतीय नागरिक रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, एंड इंडियन पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगा वो सारे के सारे आप पे लागू होंगे। यानी सिटीजनशिप से मिलने वाले राइट्स तो ऑफ कोर्स आप पे कॉन्फर किए ही गए, बाकी के जो लॉज हैं वो सब भी आप पे एप्लीकेबल होंगे। तो सिटीजनशिप, लाइक आई टोल्ड यू, इट्स अ प्रिविलेज्ड रिलेशनशिप। सिर्फ राइट्स नहीं कॉन्फर करता है, इट ऑल्सो बाइंड्स यू टू द लॉ ऑफ द लैंड। Article 11 talks about Parliament to regulate the rights of citizenship by law. The Parliament has the right to make any provision concerning the acquisition and termination of citizenship and any other matter relating to citizenship. Of course, इंडिया में पार्लियामेंट के पास ही लॉ मेकिंग पावर्स हैं। सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कोई भी अगर लॉ बनता है, कानून बनता है, पार्लियामेंट ही बनाएगा और आप बाध्य होंगे उस कानून से, उस लॉ से। ये सारे प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के। नाउ वी विल डिस्कस द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। एग्जाम में, पैसेज में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, प्लीज नो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू।
अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी दे विल बी टॉकिंग आर्टिकल्स, दे विल बी डिस्कसिंग अबाउट आर्टिकल्स, लेकिन अगर एक्ट की बात होगी दे विल बी मेंशनिंग दिस टू यू इन टर्म्स ऑफ सेक्शंस। सिटीजनशिप एक्ट क्या कहता है? सिटीजनशिप एक्ट कहता है कि हाउ कैन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी एक्वायर्ड, किस किस तरीके से है? फर्स्ट इज बाय बर्थ, अगेन जस्ट सॉली की बात हो रही है। नेक्स्ट इज बाय डिसेंट, यानी ब्लड टाइज की बात हो रही है, जस सैंग्विनीज। रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, इफ यू मेक एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो जाती है, यू गेट रजिस्टर्ड एज एन इंडियन सिटीजन। बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन क्या है डिटेल में हम आज पढ़ेंगे। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी इंडिया ने कोई और टेरिटरी एक्वायर कर ली है। एग्जाम्पल के तौर पे, वेरी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, सपोज बांग्लादेश का कोई पोर्शन इंडिया ने एक्वायर कर लिया, तो वहां के जितने भी सिटीजन्स हैं बाय वर्च्यू ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी दे विल बी इंडियंस, उनको भी हम सिटीजनशिप जो है कॉन्फर करेंगे, गारंटी करेंगे। People who were domiciled in India as on 26th November 1949 automatically became citizens of India by virtue of citizenship at the commencement of the Constitution. अब ये डिफरेंस समझो, सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या डेट देता है? 26 नवंबर 1949 की, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या डेट देता है? 26 जनवरी 1950 की। दोनों ही डेट्स इंपॉर्टेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 26 नवंबर 1949 जिसको हम क्या मनाते हैं? लॉ डे, और 26 जनवरी 1915 क्या मनाते हैं हम? रिपब्लिक डे। यानी एक्ट जो है वो 26 नवंबर की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी की बात कर रहा है। Persons who were born in India on or after 26 January 1950, again same date repeat हो गई, but before 1st July 1987। अब जो लोग 1st जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए, what about them? वो भी एक बार देखते हैं। A person born after this date is an Indian citizen if either of the parents was a citizen of India at the time of birth। यानी दोनों में से एक पेरेंट जो है उस व्यक्ति के जन्म के दौरान इंडियन होना चाहिए। इस डेट के बाद ये कंडीशन हमने अप्लाई की है। Persons born after 3rd December 2004, अभी देखिए अमेंडमेंट की बात आ गई है, ये जो 2003, 2004, 5 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनकी बात हो रही है। They are Indian citizens if both parents are Indian citizens, or if one parent is an Indian citizen and the other is not an illegal migrant at the time of birth। यानी इस डेट के बाद आप इंडियन सिटीजन होंगे। हाउ कम? इफ बोथ द पेरेंट्स आर इंडियन, या फिर एक पेरेंट जो है इंडियन है और दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ such a person। Citizenship by birth is not applicable for children of foreign diplomatic personnel। Foreign diplomatic personnel कौन है? अब इंडिया में बहुत सारी एम्बेसीज हैं, different countries have their embassies in our country। Why? Diplomatic relations maintain करने के लिए। उन लोगों के बच्चे अगर यहाँ पे पैदा होते हैं उनके लिए citizenship by birth is not applicable। and those of enemy aliens, अगर कोई enemy alien इंडिया में present है at the time of birth of their children, such children will also not be Indian citizens by virtue of citizenship by birth। I hope this difference is clear। बहुत important point है, you have to remember it। अब देखो सिटीजनशिप गारंटी कैसे हो रही है?
वो तो हमें समझ में आ गया. नाउ हाउ कैन इट बी टर्मिनेटेड? सिटीजनशिप टर्मिनेट होने का भी तो प्रोविजन होना चाहिए. द फर्स्ट इज रिनंसिएशन. रिनंसिएशन यानी छोड़ देना, त्याग देना. If any citizen of India who's also a national of another country renounces his Indian citizenship through a declaration in the prescribed manner, he ceases to be an Indian citizen. आपने खुद ने ही अपनी citizenship renounce कर दी. When a male person ceases to be a citizen of India, every minor child of his also ceases to be a citizen of India. Minor child क्यों कहा है हमने? Once you are 18, इंडियन कानून कहता है you can and you should decide for yourself. उसके बाद suppose if you want to be an Indian, तो आप application, you have to make an application, get yourself registered, and then you can continue to be an Indian citizen. लेकिन as long as you are a minor, तब तक if your father has renounced his Indian citizenship, तुमको भी वो Indian citizenship जो है नहीं मिलेगी. However, such a child may within 1 year after attaining full age, within 1 year after attaining full age यानी 18 के हो गए आप, 18 होने के 1 साल के भीतर you can become an Indian citizen by making a declaration of his intention to resume Indian citizenship. ठीक है जी, यानी उस व्यक्ति के पास, उस माइनर चाइल्ड के पास ऑप्शन है, once you turn 18, within 1 year of that happening, you can make a declaration कि I intend to be an Indian citizen, I want to be an Indian citizen, और उसके बाद that citizenship right can be conferred upon you. Termination क्या है? Indian citizenship can be terminated if a citizen knowingly or voluntarily adopts the citizenship of any foreign country. मैंने आपको पहले जो एग्जांपल दिया, if I marry a Canadian, मैं अगर वहाँ की citizenship acquire कर लेती हूँ, automatically मेरी Indian citizenship जो है खत्म हो जाएगी. Last is deprivation. The government of India can deprive a person of his citizenship in some cases. What are those cases? This is not applicable for all citizens. It's applicable only in the case of citizens who have acquired the citizenship by registration. मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे. Birth, descent यहाँ पे लागू नहीं होगा. Acquired की है अगर आपने citizenship, कैसे? Registration से, naturalization से, और only by Article 5 Clause C, which is citizenship at commencement for a domicile in India and who has ordinarily been a resident of India for not less than 5 years immediately preceding the commencement of constitution. अब यहाँ पे हम constitution की बात कर रहे हैं. ऐसे व्यक्तियों की citizenship इंडियन गवर्नमेंट जो है उनसे छीन सकती है, डिप्राइव कर सकती है, अगर गवर्नमेंट को लगता है those people are not in the favor of इंडिया, इंडियन टेरिटरी के फेवर में अगर वो लोग नहीं है. Now next important concept is persons of Indian origin. Persons of Indian origin क्या है? What is this? A person would be eligible for the PIO card if he is a person of Indian origin and is a citizen of any country except, ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना और अफगानिस्तान. ठीक है जी. और he has held an Indian passport and any other time or is the spouse of citizen of India or a person of Indian origin. आपका जो origin है यानी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे. PIO card holders can enter India with the multiple entry feature for 15 years. इनको अलग से वीजा की जरूरत नहीं है. And such people are known as PIO card holders.
Once you have that card, तो आपके लिए एंट्री इन इंडिया जो है फॉर 15 years वैलिड है, आपको अलग से अपना वीजा लगवाने की जरूरत नहीं है. There's another provision that comes with the concept of citizenship and that is overseas citizen of India. अब OCI कार्ड क्या है एक बार वो समझते हैं. This is for foreign nationals who were eligible for Indian citizenship on 26 January 1950 or was an Indian citizen on or after that date. यानी या तो आप eligible थे और आपने इंडियन सिटीजनशिप जो है नहीं यूटिलाइज की, या फिर आप इंडियन सिटीजन ही थे ऑन और आफ्टर दैट डेट एंड सपोज यू मूव्ड आउट और समथिंग. नाउ सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर नॉट एलिजिबल फॉर ओसीआई कार्ड. सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को हम क्या मानते हैं? एनिमी एलियन. An OCI card holder does not have voting rights. वोटिंग राइट्स जो है एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स के पास ही है. OCI इज नॉट ड्यूअल सिटीजनशिप. OCI कार्ड होल्डर्स आर नॉट इंडियन सिटीजन्स. ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट तो कहीं पे भी नहीं है, चाहे आपके पास PIO कार्ड है, चाहे आपके पास OCI कार्ड है. OCI कार्ड इज अ मल्टीपर्पस मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया. सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, आपका वीजा लगने की कोई जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर इट सेपरेटली. आपके लिए इंडिया में एंट्री लाइफ लॉन्ग अवेलेबल है, बट अगेन यू आर नॉट इंडियन सिटीजन. Persons with OCI cards have equal rights as NRIs. NRI यानी non-residential Indians in terms of financial, educational and economic matters, but they cannot acquire agricultural land in India. आपके पास economic rights हैं financial matters में भी, लेकिन आप agricultural land इंडिया में नहीं खरीद सकते. This is one of the major differences. Now this was a very small session that covered the concept of citizenship in India. I have very well explained to you कि constitution में और citizenship act 1955 में difference क्या है, how do you distinguish between the two. एग्जाम में आपको किस तरीके से attempt करना है वो question. कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो आर्टिकल्स की बात होगी, एक्ट रहेगा तो सेक्शंस की बात होगी. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू. एंड अभी तक आपको जितना भी कॉन्सेप्ट समझाया है, if you have any doubts related to the same, you can let me know in the comments below.